चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पार्ट पर पहुंचते हैं। अगला पार्ट जो हमारा है वो है क्या चीज़? वो है हमारा है जनरेशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्ब एनायन, यानी कार्बन पर जब निगेटिव चार्ज आता है जिससे कार्ब एनायन बनता है। ये है आपका कार्ब एनायन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 ये वैलेंसियाँ हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, डायमैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में इससे रिलेटेड पढ़ी थी। अब हम पहला, जैसा कि हम लोगों ने कार्बोकैटायन के केस में पढ़ा था, पहला काम तो बच्चों यही करते हैं कि ये देखते हैं कि हम कार्ब एनायन कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये हमारी वो न्यूट्रल प्लेट है। न्यूट्रल प्लेट का मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना ही यहाँ पर माइनस चार्ज भी मौजूद है। ठीक है, हम इस पूरी प्लेट को निगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं? एक काम हम ये कर सकते हैं कि इससे पहली चीज जिससे हम पूरी प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, रिमूव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आप रिमूव करोगे ये आपका होगा एक प्रोटॉन H+। ठीक है, अगर आपने इस न्यूट्रल प्लेट से एक पॉजिटिव चार्ज H+ रिमूव कर दिया तो फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का? कार्ब एनायन का। एक चीज ये हो सकती है। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। या आप ये कर सकते हो, दूसरी चीज भी, इससे केस 2 भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं पूरी चर्चा कर लूं केस 1 के बारे में, यानी H+ को रिमूव कराया जाए और कार्ब एनायन बन जाए। ठीक है, कार्ब एनायन तभी फॉर्म होगा, H+ हटने पर कार्ब एनायन तभी फॉर्म होगा जब वो कार्ब एनायन किसी इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा हो। वो इफेक्ट आपका हो सकता है, आप लगा सकते हो इसके अंदर -R इफेक्ट लगा सकते हो, या वहाँ लग रहा हो कार्ब एनायन में -I इफेक्ट लग रहा हो, या कोई ग्रुप ऐसा हो जो लगा रहा हो आपका -M इफेक्ट लगा रहा हो। R कह दिया या M कह दिया, बात एक ही है। या वहाँ पर उसमें हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसा आ रहा हो जो हम लोग पहले से जानते हैं कि यदि sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उस पर निगेटिव चार्ज हमारा स्टेबल रहता है। तो यदि कार्ब एनायन बना और वो कार्ब एनायन के अंदर इनमें से कोई इफेक्ट लग रहा हो जिससे वो कार्ब एनायन स्टेबल बन रहा हो, तो वहां पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, देखो, जैसे मान लो मैंने यहां पर HHH लगाया, ठीक है, और मैंने कुछ उपाय लगाकर यहां से H+ को बाहर भगाने की कोशिश करी। H+ बाहर भागा, लेकिन इधर क्या हुआ? ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है जो इस कार्ब एनायन को के लोन पेयर को स्टेबल कर रहा हो। तो क्या होगा? आप कुछ भी लगाकर इसको ये कर दीजिए, कार्ब एनायन में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, लेकिन होगा क्या? वापस ये जाकर इस पर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर कार्ब एनायन किसी भी इफेक्ट से स्टेबल नहीं हो रहा है। इसलिए नो कार्ब एनायन फॉर्म, यहां पर कोई भी कार्ब एनायन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन जैसे मैं आपको कुछ और केस दिखाता हूं, जैसे मैंने कहा कि एक कंपाउंड ये ले लीजिए, इधर मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप बेस के साथ करा दीजिए। कोई बेस है जिसके साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में देखो क्या होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल में जो ये बीच वाली CH2 ग्रुप है, यहां मौजूद हाइड्रोजन
एसिडिक है। एसिडिक ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, लेकिन बीच वाली ज़्यादा एसिडिक नेचर की है, क्योंकि H हटने के बाद रेजोनेंस इस साइड में भी हो सकता है और इस साइड में भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले H रिमूव हुआ H प्लस की फॉर्म में, क्योंकि आराम से हट सकता है, बेस को देखकर रिमूव हुआ। यहां पर भी मान लो ये बेस को देखकर ही रिमूव हुआ था, लेकिन चूंकि कार्ब एनायन बना, ये सोच रहा था कि मैं चला जाऊं बेस के साथ, लेकिन ये जो बना ये स्टेबल ही नहीं बना, तो ये बेस इसको चुराकर भाग नहीं पाया, मतलब ये जाकर वापस यहीं पर जुड़ गया, बेस के साथ नहीं जा पाया। अब यहां क्या हुआ, H प्लस रिमूव हुआ, फिर से बेस को देखते ही, बेस को देखते ही जैसे ही H प्लस रिमूव हुआ, यहां जो बना कार्ब एनायन वो अब यहां स्टेबल होने लगा। स्टेबल होने लगा मतलब इधर घूमने लगा, इधर घूमने लगा, इस साइड में डिफ्यूज होने लगा, इधर जाने लगा, इधर जाने लगा। उसने H को ध्यान नहीं दिया जो निकला है, और तब तक क्या किया, बेस ने इस H प्लस को लिया और बाहर भाग गया, यानी BH यहां से बाहर निकल गया, और हमारे पास एक कार्ब एनायन का सोर्स जो है वो जनरेट हो गया, CH, इस पर माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो देखो पूरी की पूरी प्लेट, पहले कोई भी चार्ज नहीं है और बाद में वो पूरी की पूरी प्लेट कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई, मतलब यहां पर कार्ब एनायन फॉर्म हो गया। समझ में आया? तो अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऐसा कंपाउंड दिख जाएगा, यहां बेस दिख जाएगा, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि बीच वाली से फील ऐसे ही आना चाहिए कि बीच वाले से H निकलेगा बेस को देखकर, और चूंकि कार्ब एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर और इधर घूमने लग गया, मतलब उसका अमाउंट कम होने लग गया, H प्लस इसके साथ नहीं गया बल्कि बेस इसको उड़ा ले गया, और फॉर्मेशन हो गया किस चीज का, कार्ब एनायन का। सिमिलर चीज और देखो जरा सा, और एग्जांपल देखो, और जरा सोचो, जैसे मैंने आपके सामने ऐसा रख दिया होता, इधर मैंने रख दिया होता ये ग्रुप, ठीक है, इधर ये ग्रुप लगा देता मैं, इधर मैं लगा देता C डबल बॉन्ड OCH3। क्या यहां पर बेस की रिएक्शन से कार्ब एनायन बन जाता? बिल्कुल बन जाता। यहां पर यहां जो एक हाइड्रोजन छुपी हुई है ये बेस को देखकर बाहर निकलेगी, और जो निगेटिव चार्ज है वो जब तक इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, तब तक यहां से बेस जो है ये इस निगेटिव चार्ज को लेकर बाहर भाग जाएगा, यानी कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, और जरा केस देखो, मान लो ऐसा होता, आपको क्या करना है, बस अगर जो निगेटिव चार्ज बन रहा है उनमें कोई भी इफेक्ट ऐसा हो जो उस निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा हो, तो वहां पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड O, और इधर मैंने कहा H। अब इसकी रिएक्शन करवा दो बेस के साथ, बेस आया। अब बेस कौन सी हाइड्रोजन हटाएगा, वो हाइड्रोजन हटाओ जिसके बाद जो निगेटिव चार्ज बने वो स्टेबल हो, तो कार्बन आयन फॉर्म हो सकता है। क्या ये हाइड्रोजन हटाओगे आप, ये वाली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हटने के बाद ये विनाइलिक पोजीशन पर है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप ये वाली हाइड्रोजन हटा दो, ये वाली, क्योंकि यहां निगेटिव चार्ज आएगा, बाजू में भी लोन पेयर, यहां कुछ होने वाला नहीं। लेकिन यदि ये हाइड्रोजन हटे थोड़ी देर के लिए, तो कार्ब जो निगेटिव चार्ज है वो डिफ्यूज होगा, थोड़ी देर इधर उधर घूमेगा, और उतनी देर में आपका B-H+ को लेकर बाहर भाग जाएगा, यानी बेस की प्रेजेंस में यहां पर भी कार्ब एनायन संभव है। और वो कहां बन रहा है ये समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे मैंने कहा CH3, C डबल बॉन्ड O और H, और यहां मैंने रिएक्शन करवा दी बेस के साथ, तो कैसी होगी रिएक्शन सर जी? ऐसे मान लो हमने कहा NaOH आ रहा है, ठीक है, NaOH आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर OH ने क्या किया, यहां का H चुरा लिया और बाहर भाग गया, तो यहां क्या बन जाएगा, ये देखो, ये बन गया कार्बन आयन। कार्बन पर निगेटिव चार्ज का होना, कहीं पर निगेटिव चार्ज का होना कार्बन आयन नहीं है, कार्बन पर यदि निगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्या चीज जनरेट हो जाएगी,
यहां पर जनरेट हो जाएगा ये वाला कार्बन आयन। इतनी चीज भी समझ में आ गई। अच्छा, और जरा देखो, अगर मैंने आपसे कहा, देखो यहां मैंने कौन कौन से केस ले लिए, यहां सब में क्या हो रहा है, आर इफेक्ट या आपका एम इफेक्ट के कारण ये सब क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। अच्छा, एक केस और देखो, चौथा केस, मैंने कहा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NaNH2 के साथ। क्या कार्बन आयन का बनना संभव है? बिल्कुल। यहां से NH2 क्या है, कि स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां से H ले लेगा, और यहां कार्बन आयन क्यों बना पता है, हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये बन गया। इसी से आप हायर एल्काइन बनाते थे। और यहां याद हो अगर आपको, जरा सोचो सोचो, मैंने कहा था कि आप NaOH यहां पर मत लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, याद आया आपको? क्योंकि तब रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। तो यहां पर भी कार्बन आयन बन रहा है, और आपने तो खैर इसकी रिएक्शन भी देख ली है, जिसके अंदर यह हायर एल्काइन बनाने के लिए आगे एक प्रोसेस कर रहा था। ठीक है। अच्छा, और जरा एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे बताओ कि यदि मैं आपके सामने दो रिएजेंट दे दूं, C और इधर मैंने कह दिया NO2, ठीक है, और इधर कह दिया, इधर एक H है, इधर कर दिया C डबल बॉन्ड OH, और इधर B-, ये A पार्ट है। B पार्ट में मैंने यहां कर दिया, नॉर्मल रख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, इस पर B- की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि फॉर्मेशन, अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन easily take place in which case, किस केस के अंदर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन आसानी से संभव है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप कार्ब एनायन बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो है वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, केस टू है कार्ब एनायन का जनरेशन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये है फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, पहले तो आप इस शब्द का मतलब समझिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनो में ये जो ऑर्गेनिक टर्म का मतलब है, उसका मतलब यहां से रिलेट करता है कार्बन से। यानी यदि कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर कार्बन और किसी मेटल के बीच का बॉन्ड होगा, यदि कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर कार्बन और किसी मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे मैंने आपसे कह दिया CH3Li, बोलो CH3Li, कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है ना, कार्बन से 3 चीज जुड़ी है, एक चीज से क्या जुड़ा हुआ है, लिथियम जुड़ा हुआ है। या मैंने कह दिया होता यहां पर, जैसे CH3Na कह देता मैं, यहां पर Na लगा देता, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? मैंने कह दिया होता CH3MgBr, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? हाँ है। CH3O- क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? नहीं। यहां पर कोई भी बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच का नहीं है, यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इतनी बात समझ में आ गई।
कि वो कंपाउंड जिनके अंदर बॉन्ड कार्बन और मेटल के बीच में बना होता है उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस केस को बताता हूं। देखो, जैसे पीरियोडिक टेबल में आप इस साइड के एलिमेंट को देखो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, यहां पर हमारा लाई कर रहा है कार्बन इस जगह पर। अगर हम इन मेटल को किसी तरह से ऐड करवा दें कार्बन के साथ कोई भी प्रोसेस लगाकर, तो इन मेटल का काम क्या है? इन मेटल की टेंडेंसी ही ये है कि भाई हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे ताकि हमारा ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अगर कार्बन की तरफ ये आए तो क्या कर देंगे, कार्बन के साथ ज्वाइन होने से पहले ये खुद को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, M+ में कन्वर्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, मैं मतलब ये कहना चाहता हूं कि जैसे आपने इस पूरी प्लेट को निगेटिवली चार्ज किया था H+ ऐड करा के, वैसे ही आप यदि इसके अंदर ऐड करवा दो इलेक्ट्रॉन, यदि आप इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दो तो भी क्या होता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। सर ये वाला केस थोड़ा सा और, एक मिनट बताता हूं। जो मैंने कहा ना, इन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को देने की होती है। ठीक, अब मैं इस केस को थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से बताता हूं। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, मैं एक रिएक्शन करवाने वाला हूं, जिस रिएक्शन में मैं RX की रिएक्शन Mg के साथ करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बना रहा हूं एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX। ठीक है, अब इसका जरा फॉर्मेशन आप समझिए, फिर हम आगे की डीलिंग करते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब में मैंने रखा हुआ है RX, एल्किल हैलाइड रखा हुआ है, इधर मैंने RX रखा हुआ है। ठीक है, दूसरे में मैंने Mg मेटल को ड्राई ईथर में रखा हुआ है, ये है ईथर, ETO। ETO का मतलब समझे, ऐसा कुछ कंपाउंड, O इधर ET है, इधर ET है। अब जरा यहां पर थोड़ी सी कहानी, जो मैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उस तरह से समझिएगा तो फील अच्छी आ जाएगी। जैसे यहां जो X का बॉन्ड है, X का जो बॉन्ड बना है, यहां ये कार्बन है, ये है, ये इधर ये X जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये X जो है ना, वो एक लीविंग ग्रुप है। ये क्या है, एक लीविंग ग्रुप है, ये हटना चाहता है यहां से। ठीक है, ये यहां से भागना चाहता है, लेकिन चूंकि थोड़ी सी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, तो ये इतनी आसानी से भाग नहीं रहा है यहां से। लेकिन ये क्या है ना, ये जब इस कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ कर रखा है। इसने इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, और हर दिन सुबह सुबह उठकर इस कार्बन को धमकाता है कि मैं लीविंग ग्रुप हूं, मैं तो यहां से जाऊंगा, और खुद तो जाऊंगा ही जाऊंगा, सामने से तुम्हारे भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाऊंगा। हर दिन सुबह सुबह इस कार्बन को धमकाता है, और ये कार्बन बड़ा ही परेशान है, बड़ा ही उदास है। ये कह रहा है कि तुम्हें जाना हो जाओ, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन तो कम से कम हमको दे के जाओ, तुम्हें जाना हो चले जाओ। लेकिन क्या है ना, इसने सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मिला कर रखा है। ये बात समझ आ रही? अब ये कहानी का एक पहलू है। जरा कहानी दूसरे क्षेत्र में क्या चल रही है। यहां Mg परेशान है कि यार मैं किसी तरह से ये चाह रहा हूं कि भगवान के लिए मुझसे ये कोई 2 इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है ना, ये कोई ले ले, क्योंकि अगर कोई ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मैं ऐसी स्टेज में पहुंच जाऊंगा
जो एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेज है। कोई भगवान के लिए मुझसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। ये यहां उदास है क्योंकि इसके पास कोई ऐसा है नहीं जो इन इलेक्ट्रॉनों को लेना चाह रहा हो। अब मैंने उठाकर इसको इसके साथ मिक्स कर दिया। ये दोनों की आपस में बातचीत हुई, समझ में आ गया। अब अगले दिन फिर से लिविंग ग्रुप ने सुबह सुबह कहा कि मैं लिविंग ग्रुप हूं और मैं यहां से उठ जाऊंगा। इसकी इससे बात हो चुकी है, इसने कहा निकल पहली फुर्सत में, निकल जाओ यहां से। अब यहां हुआ क्या जरा देखो, आर एक्स एम जी क्या करके रखा है, एम जी प्लस 2। यहां से हुआ क्या, इसने फॉर्म किया पॉजिटिव, क्या चीज आजाद हो गया, एक्स माइनस। ये समझ में आया, ये निकल गया। mg ने क्या किया, इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए, mg प्लस 2 बना और दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवा दिए। जब इसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिले तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, r माइनस में। r पर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो एक निगेटिव चार्ज आ गया। पेयर आने का मतलब एक निगेटिव चार्ज। इसके बाद mg इससे जाकर स्टिक करता है और बनाता है इस कंपाउंड को। किस कंपाउंड को, आर एम जी, और इस पर देखो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे लिखते हैं, देखो आर पर प्लस था, आर पर प्लस था पहले, फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो माइनस हो गया, जब एम जी जुड़ा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। हम यहां बना रही हैं, समझ में आ रहा है, यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और एक्स जाकर जुड़ जाएगा इसके साथ, ये बन जाता है कंपाउंड। और देखो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए ना तो क्या चीज बन गई, देखो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया है, ये देखो, ये जो कंपाउंड बन रहा है ये है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक सेकेंड, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ओजोनोलिसिस है, केमिनोफोर कोल्ड है, Br2 है, ये जैसे बहुत नामी ग्रामी है ना, वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत नाम कमा चुका है। RMgX ये बनता है। अब देखो यहां पर हम कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है। कोई भी मेटल यदि कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही होगी तो मेटल का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कार्बन के रिस्पेक्ट में मेटल और मेटल के रिस्पेक्ट में कार्बन, सॉरी, कैसा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच कर ही रखेगा। मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है ना, इसके ऊपर डेल निगेटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कभी कभार प्रॉपर निगेटिव और प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, लेकिन मैं डेल इसलिए बनाता हूं ताकि मैं आगे कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाऊं, क्योंकि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है इस बॉन्ड में, लेकिन वो 100% आयनिक नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड भी बने होते हैं। इसके अंदर 36% के आसपास आयनिक कैरेक्टर होता है। इसका कोई इतना यूज नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, ये जो RMgX बना, अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई मुझसे कह दे कि RF है, RCl है, RBr है और RI है, तो कौन सी चीज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन आराम से कर पाएगी, ये जो हमने Mg और ड्राई ईथर का यूज किया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि बड़ा बन जाएगा, वरना ड्राई ईथर का यूज क्या है अभी समझ में आएगा। यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहां पर लगे हैं। इसके अंदर ये जो ब्रेकिंग हुई है ना, ये वाली ब्रेकिंग, ये जो ब्रेकिंग हुई है, ये रिएक्शन की RDS होती है। मतलब जितनी आराम से ये बॉन्ड टूट जाएगा उतनी ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी।
तो C और F का बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटता है, तो इसको तो खैर हटा ही दो। ये ऑर्डर रहेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Gr का, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, चलिए इस कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।